कहता है केस 2 क्या है, कंसीडर द इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ ए। कहता है कि मेरे को ऐसी सीक्वेंस लेने की जरूरत क्या पड़ी जिसमें इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ ए। ध्यान दीजिए क्यों लेने की जरूरत पड़ी। बी को मैं एक्सप्रेस करता हूं सम मल्टीपल ऑफ ए में, बी को एक्सप्रेस कर रहा हूं सम मल्टीपल ऑफ ए में। तो सम मल्टीपल ऑफ ए में क्या हो सकता है, क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है। मैंने वही बताया ना, क्यू इज एनी इंटीजर। तो इंटीजर कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इंटीजर कहां से कहां होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो मेरे पास सारे आ जाएंगे ए के साथ मल्टीपल वाले, -2a, -a, 0a, 2a, +3a, 4a, 5a, 6a एंड सो ऑन। इसीलिए मैंने इनफिनिट सीक्वेंस लिया क्योंकि यहाँ पे इंटीजर की बात चल रही है। क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है। मैंने रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई कि ना वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो मेरे पास इनफिनिट सीक्वेंस आएंगे मल्टीपल ऑफ ए में। मैंने सारी लिख ली। लेट ए क्यू बी द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ ए। अब उसने ले लिया कि हमारे पास जो मैक्सिमम होगी, जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल हो गया, उसको मैंने ए क्यू ले लिया। ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे आपको रिमेंबर करने की चीज है। लेट ए क्यू बी द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ ए सच दैट, अगर ए क्यू ग्रेटेस्ट मल्टीपल है तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू। बी क्यू हो गया ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू। अगर बी ए क्यू से बड़ा है या इक्वल है, ठीक है ना, तो q प्लस 1 से छोटा होगा। कहते हैं ना कि दो चीजें हैं, अगर b हमारे पास इक्वल टू भी है ए क्यू के और उससे बड़ा भी है, तो वो q प्लस 1 वाले इंटीजर से छोटा होगा। ये रिजल्ट कैसे है, इस रिजल्ट को देखो, इस रिजल्ट को देखो, यही वाला रिजल्ट उसने यूज किया है। कहते हैं कि इफ a डिवाइड करा b को, देन a इज लेस देन इक्वल टू b। वही उसने कहा है। कहते हैं a b को तो डिवाइड कर ही रहा है, a b को डिवाइड कर ही रहा है, और b ग्रेटर देन हो गया, b ग्रेटर देन है, इक्वल टू भी है a से इक्वल टू है, तो a के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ भी इक्वल टू होगा। यही उसने किया है, ये वाला रिजल्ट उसने यहाँ यूज कर लिया है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये b की वैल्यू है और वो कह रहा है कि ए क्यू की वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती है, और ए क्यू से वो b बड़ा होगा, तो अगर मैं q प्लस 1 इंटीजर ऐड कर दूंगा, एक टर्म और ऐड कर दूंगा इंटीजर में, कोई बड़ी टर्म ले लूंगा, तो b की वैल्यू छोटी हो जाएगी। वो कह रहा है कि ना, ये रिजल्ट अगर मैं कह रहा हूँ कि Q2 के लिए परफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल 4 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ए की वैल्यू भी 2 ले लो, b की वैल्यू 4 ले लो, q की वैल्यू भी 2 ले लो, 2 इंटू 2। कहता है कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2। ए की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 2 है, और a की वैल्यू b की वैल्यू 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2। ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल है, ये 2 है रिजल्ट। और अगर मैं q की वैल्यू 3 कर दूं, सेकेंड केस है ये वाला रिजल्ट, ये वाला मैंने बता दिया, ये वाले की एग्जांपल ये हो गई। अब इसकी एग्जांपल बता रहा हूं। अब q की वैल्यू में मैंने एक ऐड कर दिया, q में 2 में से एक ऐड कर दिया, दैट इज 3। तो मेरे पास b क्या है, 4। देखो, अब देखो लेस देन आएगा 3 इंटू 2, चेक करके देख लो, रिजल्ट ट्रू हो गया ना, कि b लेस देन हो जाएगा q प्लस 1 इंटू ए। b लेस देन हो गया q प्लस 1 इंटू ए। रिजल्ट यहां से यहां बन गया। इसकी मैंने एग्जांपल लेके बता दिया कि अगर q में मैं एक ऐड भी कर दूंगा तो वो छोटा हो जाएगा, b छोटा हो जाएगा। तो दोनों रिजल्ट को मैंने कंबाइन किया कि ए क्यू से b बड़ा है बट इस वाली टर्म से छोटा है, तो मैंने a को q के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और a को 1 के साथ कर दिया, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए क्यू दोनों साइड में माइनस कर दिया, डिवाइड सब्ट्रैक्ट ए क्यू ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, जब हमारे पास ए क्यू को सभी टाइम माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया,
0 लेस देन इक्वल टू b माइनस ए क्यू लेस देन ए। अब b माइनस ए क्यू है, b माइनस ए क्यू किसके बराबर है? r के। स्टेटमेंट में देख लो, b माइनस ए क्यू किसके बराबर है? r के। निकाल लो यहाँ से, ए क्यू क्यू लेफ्ट हैंड साइड में चलेगी तो नेगेटिव में हो जाएगी, तो r के बराबर आ जाएगा, तो मैं उसकी जगह पे मैंने r लिख लिया। तो r की वैल्यू मेरे पास किस में आ गई? 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, बट a से छोटी होगी। यही रिजल्ट बनाना था, बना दिया जी। हमारे पास यहाँ पे थ्योरम हो गई कंप्लीट। थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आगे वाला पार्ट किस पे डिपेंड करता है? जहां स्टेटमेंट में मैंने यूनिक लिखा है। यूनिक लिखने का उसका ये मोटिव नहीं था कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट में यूनिक है, यूनिक आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। अब यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर की बात हो रही है। वो कह रहा है कि इंटीजर जो है क्यू एंड आर वो यूनिक है, तो मैं ले लेता हूं इफ पॉसिबल, यूनिकनेस वाली। ये आपकी थर्ड पार्ट हो गया है, केस थर्ड पार्ट है थ्योरम का। इफ पॉसिबल उसने कहा कि यूनिक होने चाहिए, मैं कहता हूँ चलो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई और भी हो सकता है। अनदर सेट ऑफ इंटीजर q1 एंड r1। अगर वो अनदर सेट है तो वो भी एक्सप्रेस करेगा इसी स्टेटमेंट में, तो b इज इक्वल टू ए इंटू क्यू वन प्लस r1, और r1 की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, उससे बड़ी और मोड ए से छोटी। सेम स्टेटमेंट में लाई करेगा, लाई कर दिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। b किसके इक्वल है? ए क्यू प्लस आर के, और b किसके इक्वल है? ए क्यू वन प्लस आर के। दोनों टर्म्स b की हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब दोनों को इक्वल कर दिया, अब r वाली टर्म को एक साइड ले गए, r माइनस r1 है, और a कॉमन ले लिया, q माइनस q है। अगर a यहाँ पे मल्टीपल है, a मल्टीपल है, तो a क्या है? डिवाइड करेगा रिमाइंडर को। अगर a यहाँ पे मल्टीपल है तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड करेगा r माइनस r1 को। उसने लिख दिया r माइनस r1 को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, r माइनस r1 को डिवाइड कर रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है? अब r माइनस r1 को, r1 की r की वैल्यू देखो किस में है? 0 से लेके a के बीच में। r1 की वैल्यू किस में है? 0 से लेके a के बीच में। अब r माइनस r1 करो, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो तब भी रिमाइंडर r माइनस r1 0 ही आएगा। ठीक है ना? करके देख लो, अगर आप 0 0 लोगे इक्वल टू, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मॉडुलस लोगे इनकी वैल्यू का, तब भी हमारे पास लेस देन a आएगा। तो r माइनस r1 हमारे पास 0 ही इक्वल आएगा, तो r माइनस r1 क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गया। अगर r माइनस r1 आपस में इक्वल हो गए, तो a इंटू क्यू वन माइनस क्यू जो थर्ड इक्वेशन में है, तो इसका रिजल्ट 0 आ गया। अब हमें को पता है कि अगर किसी दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, दो टर्म्स का, दो इंटीजर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि उसमें से कोई एक टर्म होगी जो 0 के इक्वल होगी, या तो p 0 के इक्वल होगी, या q 0 के इक्वल होगी, या p 0 के इक्वल होगी, या q 0 के इक्वल होगी। अब देखो a तो नॉन जीरो है, ये तो उसने स्टेटमेंट में ही कह दिया था कि जो a है वो नॉन जीरो है, तो बचा क्या? q1 माइनस q 0 के इक्वल। अगर q1 माइनस q 0 के इक्वल है, तो q किस के इक्वल हो गया? q1 के इक्वल हो गया। इट मीन्स कि उसने प्रूफ कर दिया देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। r1 को भी उसने r के बराबर कर दिया, q1 को भी q के बराबर कर दिया, तो यहाँ हमारे पास यूनिक इंटीजर हो गए q और r में, जिसमें एक्सप्रेस करते हैं थ्योरम को।